मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है इमाइल दुर्खिम। समाजशास्त्र के संस्थापकों के रूप में इमाइल दुर्खिम का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को कांट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि दुर्खिम ने कांट के विचारों के बहुत से विचार ग्रहण किए थे। कांट ने जिस विषय की नींव रखी, दुर्खिम ने उसे वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया। दुर्खिम जिस समय समाजशास्त्री जगत में आए, उस समय समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था। उस समय समाजशास्त्र के पास न तो व्यवस्थित विषय वस्तु ही थी और न कोई ठोस अध्ययन पद्धति ही। दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। आपने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। तो चलिए हम इमाइल दुर्खिम के जीवन चरित्र को जानें। फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ। फ्रांस के जिस क्षेत्र में दुर्खिम का जन्म हुआ, उस क्षेत्र में फ्रांस की अनेक प्रतिभाओं ने जन्म लिया था। इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रतिभाओं के मुखरित होने में योग रहा है। दुर्खिम के माता पिता यहूदी थे। फ्रांस के अन्य भागों में यहूदियों पर अनेक अत्याचार हुए, किंतु इस क्षेत्र में उनके प्रति उदारता एवं सहयोग का बर्ताव किया जाता रहा था। दुर्खिम के पूर्वज यहूदी दर्शन के ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं। दुर्खिम को भी इसका लाभ मिला और परिवार में ही उन्हें यहूदी दर्शन के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पारिवारिक वातावरण ने उन्हें प्रतिभाशाली एवं सुशिक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान एक ईसाई शिक्षिका के संपर्क में आए, जिससे उन्होंने हिब्रू शिक्षा भी ग्रहण की। इस प्रकार बचपन से ही दुर्खिम को यहूदी और ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही दुर्खिम ने सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिकता को अत्यधिक महत्व दिया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है। दुर्खिम के जीवन और कृतियों को जानने के लिए उनके समय की यूरोप व फ्रांस की परिस्थितियों को जानना भी आवश्यक होगा। दुर्खिम के समय यूरोप और फ्रांस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। उस समय सर्वत्र औद्योगिक विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की धूम मची हुई थी। धर्म और विज्ञान में संघर्ष चल रहा था। पुरानी मान्यताएं जो धर्म और नैतिकता पर आधारित थी, ध्वस्त हो रही थी। उनके स्थान पर नवी नैतिकता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो विज्ञान पर आधारित हो, जो विज्ञान को पल्लवित एवं पोषित कर सके। यह वह समय था जब संपूर्ण यूरोप का ही जीवन दर्शन करवट ले रहा था। इसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया जो नवी नैतिकता की स्थापना करने में अपना योगदान दे सके। दुर्खिम बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में आपने विशेष योग्यता एवं सफलता प्राप्त की थी। एपिनल के कॉलेज से ही दुर्खिम ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद आपने फ्रांस की सुप्रसिद्ध संस्था इकोल नॉर्मेल अकादमी में प्रवेश लिया। इकोल अकादमी उस समय फ्रांस की ही नहीं, वरन विश्व की लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था थी, जिसके छात्रों को शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर कार्य करने योग्य समझा जाता था। प्रारंभ से ही दुर्खिम की शिक्षक बनने में रुचि थी, अतः यह स्वाभाविक ही था कि इकोल अकादमी का छात्र होने का गौरव प्राप्त करते। इकोल अकादमी में फ्रांस, लैटिन और ग्रीक दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। इस शिक्षण संस्था में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। दुर्खिम को भी 3 बार प्रयास करने के बाद इस शिक्षण संस्था में प्रवेश मिल पाया था। जिस समय दुर्खिम ने इकोल अकादमी में प्रवेश लिया, उस समय वहाँ प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री सोलोमन रैना तथा मानव शास्त्री लेवी ब्रूगल अपना अध्ययन समाप्त कर चुके थे। दार्शनिक वत्सन उनके एक वर्ष आगे थे तथा मनोवैज्ञानिक जेनेट एवं तर्कशास्त्री गोबलेट उनके सहपाठी थे। इसी समय कई अन्य ख्याति प्राप्त विद्वान जैसे एस्पिनास, हुबर्ट, बोगल, ग्रेनेड एवं बेबी इकोल अकादमी में शिक्षण ग्रहण कर रहे थे।
इकोल अकादमी का पाठ्यक्रम दुर्खिम की रुचि के अनुकूल नहीं था। दुर्खिम की रुचि तो विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद में थी, जबकि इस संस्था में परंपरावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाता था। इकोल अकादमी में लैटिन कविता और ग्रीक गद्य का अध्ययन भी उन्हें पसंद नहीं आया। उनकी रुचि तो व्यवहारिक जीवन की राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक दशाओं के अध्ययन में थी। वे उस ज्ञान और दर्शन को ही व्यर्थ मानते थे जिसमें अपने समय की राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता हो। ऐसे अध्ययन और ज्ञान की उपादेयता में ही आपको संदेह था। आप किसी भी सामाजिक व राजनीतिक घटना के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग के साथ साथ दार्शनिक औचित्य को भी आवश्यक मानते थे। आप दर्शन को राजनीति के अभाव में और राजनीति को दर्शन के अभाव में उपयोगी नहीं मानते थे। इस प्रकार दुर्खिम इकोल अकादमी के शैक्षिक वातावरण से क्षुब्ध थे और कभी कभी आप अपने अध्यापकों के प्रति भी विद्रोही हो जाया करते थे। फिर भी उनके मन में इकोल अकादमी के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी। इसलिए ही आपने अपने पुत्र आंद्रे को भी इसी संस्था में अध्ययन हेतु भेजा। इकोल अकादमी के प्रोफेसर फस्टर डी कोलेंजस, जो कि एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं प्रत्यक्षवादी विचारक थे, का दुर्खिम से विशेष स्नेह था। दुर्खिम भी उनसे प्रभावित थे और उन्हें आदर्श अध्यापक के रूप में मानते थे। यहाँ तक कि दुर्खिम ने जब मॉडेस्क्यू पर अपना लैटिन भाषा में शोध प्रबंध लिखा तो उसे प्रोफेसर फस्टर डी कोलेंजस को ही समर्पित किया। कोलेंजस से ही दुर्खिम ने अध्ययन पद्धति ग्रहण की थी। कोलेंजस उन छात्रों के विचारों का सम्मान करते थे जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। कोलेंजस जब इकोल अकादमी के निर्देशक बने तो आपने पाठ्यक्रम आदि से संबंधित नीतियों में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप ही संशोधन किया। इससे वे छात्रों में और अधिक सम्मानीय बन गए। इसी शिक्षण संस्था ने दुर्खिम ने इकोल इमाइल बोट्रोक्स के निर्देशन में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए शोध प्रबंध भी लिखा। इकोल अकादमी का शैक्षणिक पर्यावरण चाहे दुर्खिम की रुचि के अनुकूल न रहा हो, फिर भी निसंदेह यह कहा जा सकता है कि यहाँ उन्हें बौद्धिक परिपक्वता और मानसिक चिंतन का मार्ग प्राप्त हुआ। अपने अध्ययन के दौरान दुर्खिम ने अपने शिक्षकों के हृदय में स्थान बना लिया और उनकी छवि एक होनहार, प्रतिभावान छात्र की बन गई। अध्ययन के दौरान ही दुर्खिम ने एक विद्वान शीलर पर तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी तथा मैं विषय पर लेख लिखे। उनके लेखों से उनके शिक्षक कई बार तो इतने प्रभावित हो गए थे कि वे उन्हें कक्षा में पढ़कर सुनाते थे। इमाइल बोट्रोक्स ने दुर्खिम को शोध प्रबंध लिखने का आमंत्रण दिया। बोट्रोक्स के विचार एवं पद्धति का प्रभाव आगे चलकर दुर्खिम की रचनाओं एवं सिद्धांतों पर भी पड़ा। दुर्खिम के सिद्धांतों में समूहवादी विचार का भी प्रवेश इसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रभाव कहा जा सकता है। दुर्खिम जब इकोल अकादमी की अंतिम परीक्षा दे रहे थे तो उन्हें खुजली, त्वचा की भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अध्ययन में बाधा पहुंची और उनका परीक्षा फल यह रहा कि आप सफल छात्रों की सूची में एक को छोड़ अंतिम छात्र थे। दुर्खिम बचपन से ही मेधावी छात्र थे। आप सदैव गंभीर एवं चिंतनशील मुद्रा में रहते थे। अपनी कक्षा में आप छात्रों के मध्य अपने विचारों को बड़े ही आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते थे। अध्ययन के दौरान केवल आप अपनी पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं थे, वरन आपने अपने समय की अनेक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की चर्चा, वाद विवाद, विचार विनिमय में भी भाग लिए। कई विषयों पर आपके विचार और चिंतन मौलिक एवं प्रभावपूर्ण थे। दुर्खिम की ज्ञान गंभीरता और उनके सहपाठियों की चर्चा का भी विषय था। इसी कारण से आप अपने सहपाठियों में अध्यापकों से अधिक घनिष्ठता कायम नहीं कर पाए थे। इकोल अकादमी से उपाधि ग्रहण करने के पश्चात दुर्खिम ने 5 वर्ष तक पेरिस के क्षेत्रीय स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया। आपने सेंट हाई स्कूल, सेंट क्वेट्री हाई स्कूल तथा ट्रैस हाई स्कूल में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया। आप लीसी में भी अध्यापक रहे, जहां उच्च कक्षाओं में मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और दर्शन का अध्यापन कराया जाता था। दुर्खिम ने बाद में यहाँ समाजशास्त्र को भी अध्ययन में सम्मिलित कराया। धीरे धीरे दुर्खिम एक कुशल और सफल अध्यापक के रूप में जाने लगे। सन 1885-86 में दुर्खिम ने अवकाश लेकर पेरिस और जर्मनी में अध्ययन किया। जर्मनी प्रारंभ से ही यूरोप का शैक्षणिक केंद्र रहा है। दुर्खिम ने वहाँ नीतिशास्त्र और दर्शनशास्त्र का अनुशीलन किया। वहाँ आपने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का भी अध्ययन किया। यहीं पर आप ऑगस्ट काम्टे के विचार, सिद्धांतों और विचारों से परिचित हुए और उसी आधार पर आपने प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। जर्मनी में अध्ययन के दौरान आप बर्लिन तथा लेप्जिग नगर में भी रहे। लेप्जिग में आप प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुल्फ के संपर्क में आए। जर्मनी में 1 वर्ष के प्रवास
काल में आपने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, एक दर्शनशास्त्र और दूसरा प्रत्यक्षवादी नीतिशास्त्र पर। ये दोनों प्रतिवेदन आपके लिए वरदान सिद्ध हुए और इनके कारण आप संपूर्ण फ्रांस में प्रसिद्ध हो गए। सन 1887 में दुर्खिम जर्मनी से पेरिस लौट आए तथा यहाँ के बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में आपको शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई और आपके लिए ही विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का पृथक विषय और विभाग खोला गया। सन 1896 में दुर्खिम को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार आपने फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय भी प्राप्त किया। इस विश्वविद्यालय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक एकता का पारिवारिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, आत्महत्या, अपराध का समाजशास्त्र, दंड तथा समाजवादी सिद्धांत आदि विषयों का अध्यापन कार्य किया। आपने धर्म, नैतिकता एवं कानून विषय को भी पढ़ाया। 1893 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टरेट के शोध ग्रंथ का नाम समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी था। बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही दुर्खिम ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी प्रकाशित किए, समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम और आत्महत्या। बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में दुर्खिम की सैद्धांतिक एवं पद्धति शास्त्रीय आधारशिला तैयार हुई और विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि भी जागृत हुई। यहाँ विशेषकर आपने धर्म के बारे में अध्ययन, चिंतन और मनन किया, जिसका प्रभाव उनकी प्रत्येक रचना में देखा जा सकता है। आपने मानव और समाज दोनों के जीवन में धर्म के महत्व को स्वीकार किया। सामाजिक जीवन में आपने धर्म की भूमिका का उल्लेख किया और धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। इस प्रकार समाजशास्त्रीय धरातल पर धर्म की व्याख्या दुर्खिम का आविष्कार कहा जा सकता है। 1898 में दुर्खिम ने एल अन्य सोशियोलॉजी का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके 12 वर्ष तक आप संपादक रहे। इस पत्रिका के माध्यम से आपने अनेक विद्वान आपके मित्र बने और कई प्रतिभाओं से आपका संपर्क हुआ तथा कई आपके शिष्य बने। डेवी, मॉस, रोजर डायन, हर्बर्ट ग्रेनेट तथा लेवी स्ट्रॉस जैसे विद्वानों ने मानवशास्त्र, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व शास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रकला और भाषा से संबंधित लेख इस पत्रिका में प्रकाशित करवाए। विभिन्न विद्वानों के सहयोग से समाजशास्त्रीय साहित्य में एक नवीन संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे दुर्खिमवादी संप्रदाय कहते हैं। दुर्खिम की मृत्यु के बाद इस पत्रिका का संपादन आपके भतीजे मॉस ने संभाला। इस पत्रिका के माध्यम से दुर्खिम ने फ्रांस में समाजवाद को प्रतिष्ठित किया और समाजशास्त्रीय तथा भौतिक संसार को प्रभावित किया। आपने नवीन प्रतिभाओं को भी इसमें स्थान दिया। इस पत्रिका के कुशल संपादन और निर्देशन के कारण ही यह एक उच्च कोटि की पत्रिका बन गई थी। बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के साथ ही दुर्खिम का विवाह लुई डेफ्यू से हो गया। यद्यपि आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, फिर भी उपलब्ध जानकारी से ज्ञात होता है कि आपकी 2 संतानें थीं, एक पुत्री जिसका नाम मेरी था और दूसरा पुत्र जिसका नाम आंद्रे था। दुर्खिम को अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत प्यार मिला। पारिवारिक परिस्थितियाँ सदैव उनके अनुकूल रही। दुर्खिम इस रूप में भाग्यशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके अध्ययन और लेखन में बहुत सहयोग किया। पारिवारिक दायित्व को संभालने के साथ साथ उसने दुर्खिम की लिखित सामग्री को व्यवस्थित करने, उसका संपादन और संशोधन करने, पांडुलिपि पढ़ने, पत्र व्यवहार करने आदि कार्यों में सहयोग किया। उसके सहयोग से ही दुर्खिम का पारिवारिक जीवन संतोष एवं सहयोग से परिपूर्ण था, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर पड़ा। 1902 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर पद के लिए आमंत्रित किया गया और सन 1906 में उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्ति दे दी गई। इस समय तक समाजशास्त्र को पृथक विषय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। 1913 में दुर्खिम ने इस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। पेरिस विश्वविद्यालय में दुर्खिम ने नैतिक शिक्षा, नीतिशास्त्र, धर्म की उत्पत्ति, विवाह और परिवार, नागरिक नैतिकता, समाजशास्त्र, कॉम्ट तथा सेंट साइमन का समाज दर्शन आदि विषयों का अध्यापन कार्य किया। आपने समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पूरी लगन और परिश्रम के साथ अध्यापन कार्य किया और निष्ठापूर्वक लेखक व निबंध लिखे, जिससे वे छात्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। उनके छात्र उनके भाषण, अभिव्यक्ति, विश्व विश्लेषण से बहुत प्रभावित हुए। उनके एक विद्यार्थी ने तो उनकी तुलना अरस्तु, डेकार्ट्स, स्पिनोज़ और कांट से की है, जो दुर्खिम को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। 1912 में दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण रचना धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ भी यहीं से प्रकाशित हुई। दुर्खिम केवल साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं रहे, वरन उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने फ्रांस और यूरोप के जनजीवन और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया। देश और समाज की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहे। सामाजिक जीवन में नैतिकता की
उन्होंने जोरदार वकालत की और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। दुर्खिम की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस समय उन्होंने एक राष्ट्रभक्त की भूमिका निभाई और अपने देशवासियों की सेवा की। वे सही बात कहने के लिए कभी किसी से नहीं डरे। जब जर्मन शासकों ने युद्ध को उचित ठहराया तो दुर्खिम ने अपने लेखों द्वारा जर्मनी को ही युद्ध का दोष दिया और यहाँ तक कि उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार और उग्र जर्मन राष्ट्रवादी ट्रॉट्स्की की भी आलोचना की। युद्ध के दौरान जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए वे लोगों को प्रेरणा देते रहे। उन्हें युद्ध से संबंधित लेखों और प्रकाशनों से संबंधित समिति के मंत्री का भी कार्य किया। युद्ध के दौरान सैनिक आक्रमण और ध्वस्त फ्रांस के लोगों के मन में दुर्खिम आशा की ज्योति जलाने में प्रयत्नशील रहे और इस रूप में उनकी तुलना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से की जाती थी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लोगों का मनोबल बनाए रखा। दुर्खिम ने फ्रांस अमेरिकी बंधुत्व परिषद में भी कार्य किया तथा विभिन्न देशों में निवास करने वाले यहूदियों के कल्याण से संबंधित संगठनों में भी सहयोग प्रदान किया। दुर्खिम ने फ्रांसवादियों को धैर्य, प्रथम विश्वास का नारा दिया। यही नहीं बल्कि उन्हें अपने पुत्र आंद्रे को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। आंद्रे की मृत्यु लड़ाई के दौरान मैदान में घायल हो जाने के कारण हुई। आंद्रे की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्खिम भीतर से टूट गए, क्योंकि आंद्रे इनका केवल इकलौता पुत्र ही नहीं परंतु एक होनहार छात्र और एक उभरता हुआ नक्षत्र भी था। आंद्रे भाषा विज्ञान के होनहार छात्रों में गिना जाता है। शांत और गंभीर दुर्खिम ने इस वेदना को बाहर प्रकट नहीं होने दिया, किंतु वेदनाएं छुपती नहीं हैं, कसक मिटती नहीं हैं और अंततः 1916 में दुर्खिम गंभीर रूप से बीमार हो गए। 1917 में उन्होंने ग्रीस में अवकाश लेकर फाउंटेनबलियो में जाकर नीति शास्त्र पुस्तक लिखने का विचार किया, किंतु 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। दुर्खिम की शारीरिक मृत्यु हो गई, किंतु समाजशास्त्री आकाश में वह ध्रुव तारे की तरह सदा ही प्रकाशमान रहेगा और भावी पीढ़ियों के समाजशास्त्रियों का मार्ग प्रशस्तित करता रहेगा। अब हम दुर्खिम के विचारों पर अन्य विद्वानों के प्रभाव को जानेंगे। ज्ञान का समाजशास्त्र हमें यह बताता है कि प्रत्येक विचार और विचारक अपने समाज और परिस्थितियों की उपज होते हैं। इस संदर्भ में रेमंड एरो ने लिखा है कि प्रत्येक लेखक की शैली की व्याख्या मनुष्य के स्वभाव तथा उसके राष्ट्र की परिस्थिति दोनों के द्वारा की जाती है। दुर्खिम भी इसी श्रेणी में आते हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का निर्माण और विकास जिन परिस्थितियों और शैक्षणिक कठिनाइयों के बीच हुआ, वे भी तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की ही देन है। दुर्खिम के जीवन और कृतियों को भी उसके अध्यापकों, सहपाठियों और फ्रांस तथा जर्मनी की परिस्थितियों ने प्रभावित किया। हम यहाँ दुर्खिम पर पड़े विभिन्न व्यक्तियों के प्रभावों को जानेंगे। व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव उसके परिवार का पड़ता है। दुर्खिम के पूर्वज यहूदी दर्शन के विख्यात विद्वान रहे हैं, अतः दुर्खिम को यहूदी दर्शन एवं सिद्धांत का ज्ञान पारिवारिक परंपरा में प्राप्त हुआ। ईसाई शिक्षिका के संपर्क में उन्हें ईसाई धर्म का ज्ञान प्रदान किया। वे फ्रांसीसी विद्वान रूसों से बहुत अधिक प्रभावित थे, जिसने समाज और राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रूसों व्यक्ति की तुलना में समाज को बहुत अधिक महत्व देते थे। दुर्खिम ने भी यह विचार ग्रहण किया, जो उनकी संपूर्ण रचना में छाया रहा। मॉन्टेस्क्यू का भी दुर्खिम के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू ने राजनीति शास्त्र से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं जैसे कानून व राज्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। वे समाज की सभी घटनाओं को परस्पर संबंधित मानते थे। इसी आधार पर दुर्खिम ने कहा था कि सभी विज्ञान परस्पर संबंधित हैं, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में अंतर निर्भरता पाई जाती है। मॉन्टेस्क्यू से वे इतने प्रभावित थे कि जब वे एकोल अकादमी में पढ़ाते थे तो उन्होंने उन पर लैटिन भाषा में अपना शोध प्रबंध लिखा, जिसमें आपने मॉन्टेस्क्यू को समाज विज्ञान की संभावना का अनुभव करने वाला प्रथम विचारक बताया। ऑगस्ट कॉम्ट। दुर्खिम समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट से भी प्रभावित हुए। उन्होंने कॉम्ट के विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद को ग्रहण किया। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, जो कि वैज्ञानिक विधि के आवश्यक तत्व हैं, को दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए आवश्यक बताया। दुर्खिम ने कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के साथ साथ समाजशास्त्रवाद भी ग्रहण किया था। दुर्खिम एक समूहवादी विचारक थे। समूहवाद के अनुसार प्रत्येक सामाजिक घटना के पीछे सामाजिक कारण होते हैं। समूह ही व्यक्ति की संस्कृति, मूल्यों, सामाजिक परिस्थिति और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। समूह व्यक्ति से पहले ही विद्यमान है।
ये विचार दुर्खिम ने बोनार्ड तथा डी मेस्ट्रे से ग्रहण किया। हर्बर्ट स्पेंसर। दुर्खिम अंग्रेज समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर से काफ़ी प्रभावित थे, जिसने डार्विन के उद्विकास को समाज पर लागू किया। उसने कहा कि जिस प्रकार जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर, समानता से भिन्नता की ओर, असंबद्धता से समृद्धता की ओर हुआ है, वैसे ही उद्विकास समाज, समूह और सामाजिक संस्थाओं में भी पाया जाता है। स्पेंसर से प्रभावित होकर दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि समाज का उद्विकास यांत्रिक दृढ़ता से सावयवी दृढ़ता की ओर हुआ है। जर्मन विद्वान कांट से दुर्खिम ने नैतिकता को विचार ग्रहण किया तथा नैतिकता का समाजशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया। टॉनिस्ट ने समूह एवं समाज दो भागों में बांटा था, जेमिन्सॉफ्ट और जैसेलसॉफ्ट। इसी आधार पर दुर्खिम ने भी यांत्रिक एवं सामयवी एकता वाले समाजों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बुंट ने विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। व्यक्ति के मानसिक जीवन का अध्ययन करने की उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। बुंट से प्रभावित होकर दुर्खिम ने समाजशास्त्र में भौतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने की वकालत की। फ्रांसीसी विद्वान गैब्रिएल टार्ड ने भी दुर्खिम को प्रभावित किया। टार्ड ने अनुकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के अनुकरण का परिणाम है। दुर्खिम ने इसके संशोधन करके कहा कि व्यक्ति का व्यवहार सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होता है। इस प्रकार आपने सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना का विचार टार्ड से ही ग्रहण किया था। इकोल अकादमी में अध्ययन के दौरान दुर्खिम प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री बोटॉक्स के संपर्क में आए। बोटॉक्स से भी दुर्खिम ने मानवीय व्यवहार की व्याख्या समूह एवं समाज के आधार पर प्रस्तुत की। बोटॉक्स ने आप इतने प्रभावित थे कि आपने बोटॉक्स के कहने पर ही मॉन्टेस्क्यू पर अपना शोध प्रबंध लिखा और डॉक्टरेट की उपाधि हेतु लिखे गए शोध ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन को भी उन्हें समर्पित किया। विद्यार्थी जीवन में दुर्खिम फॉस्टर डी कोलिंजेस से प्रभावित हुए, जो कि एक इतिहासकार थे। उनसे आपने पद्धति शास्त्र और प्रत्यक्षवाद के विचार ग्रहण किए तथा मॉन्टेस्क्यू पर शोध ग्रंथ इन्हें ही समर्पित किया। अब हम दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। दुर्खिम ने अपने जीवन में अनेक लेख ग्रंथ लिखे तथा एक प्रमुख समाजशास्त्री पत्रिका का भी संपादन किया। कुछ कृतियाँ जो आपके जीवन काल में प्रकाशित हो गई थी और कुछ उनके संकलन एवं प्रकाशन उनकी पत्नी एवं मित्रों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत किया गया। अब देखते हैं हम कि समाजशास्त्र में कौन कौन सी रचनाएं दुर्खिम ने लिखी थी। समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895। आत्महत्या, द सुसाइड 1897। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, एलिमेंट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में प्रकाशित हुई। शिक्षा एवं समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में प्रकाशित हुई। समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924 में प्रकाशित हुई। नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन 1925 में। समाजशास्त्र एवं सेंट साइमन, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन 1925 में। व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में। समाजवाद, द सोशलिज्म 1928 में। एनी सोशियोलॉजी पत्रिका का संपादन 1898 से लेकर 1910 तक आपने किया। मॉन्टेस्क्यू पर छात्र जीवन में शोध प्रबंध आपने लिखा, मैं द आई तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में लेख आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज मैंने आपको दुर्खिम के जीवन चरित्र, उनके विचारों पर पड़ने वाले जिन विचारों का प्रभाव पड़ा उसे और दुर्खिम की प्रमुख रचनाएं बताई। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको उनका जवाब दूंगा। धन्यवाद।